हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। और आज हम जानने वाले हैं अनसीन पोएम। अनसीन पोएम कैसे सॉल्व करना है, और जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो अनसीन पोएम के क्वेश्चंस है, ये आपके C-TET में ऑलरेडी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या चीज़ें करेंगे, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो हमारा रहेगा, किस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा, जिसमें रहेगा डायरेक्शन दिया रहेगा, रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो सबसे पहले हम पोएम या पैसेज को रीड नहीं करेंगे, है ना। अगर आपकी इंग्लिश एकदम ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, अगर आपकी इंग्लिश जो है मीडियम है, या फिर आप इंग्लिश में वीक हो, तो ऐसे कंडीशन में आप सबसे पहले देखना क्वेश्चन को पहले रीड करना। तो इस तरह से क्वेश्चन जब हम रीड कर लेंगे तो कुछ कुछ क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जिसका आंसर हमें ऐसे ही पता होता है, यानी कि ऐसे ही, मतलब हमें पैसेज रीड करने की या पोएम रीड करने की ज़रूरत नहीं रहती। जैसे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन हो गए, फिगर्स ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चन हो गए, इंग्लिश ग्रामर वाले क्वेश्चन हो गए, जैसे आपको आर्टिकल वाले क्वेश्चन हो गया, या फिर होमोनिम्स, सिनोनिम्स वाला, है ना। कभी कभी ऐसा आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखाइए, बताइए, है ना। तो इस तरह से आ जाता है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, फिर हम पैसेज को रीड करेंगे। ये जो पैसेज है या पोयम है ना, ये पोयम है, तो इसको हम रीड करेंगे। तो इस तरह से जब हम रीड कर लिए, फिर हम देखेंगे थर्ड स्टेप रहेगा। तो समझ गए ना, फर्स्ट में क्वेश्चन, सेकेंड में फिर पोयम या पैसेज, एंड थर्ड में हमें देखना है क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं, ठीक है। ये थर्ड स्टेप रहेगा। तो फर्स्ट बोल रहा है, व्हाट डज द अंडरलाइन वर्ड रिफर टू। यहाँ पे इट मतलब अंडरलाइन है, यहाँ पे इट वॉक्स ऑन द वाटर। यहाँ पे इट जो है ना, इट वॉक्स ऑन द वाटर, इट जो है यानी यह वाटर पे क्या करता है, वॉक करता है। तो यहाँ पे जो इट है वो क्या रिफर कर रहा है, ये बताना है। इट, ये जो वर्ड इट यूज हुआ है ना, वो क्या रिफर कर रहा है, किसको रिफर कर रहा है, रिवर को, ग्रास को, विंड को, वाटर को। तो इसके लिए हमें पैसेज एक बार पढ़ना रहेगा। तो एक बार हम पैसेज अगर पढ़े रहेंगे तो हमारे दिमाग में आ जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे तो देखिए, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द वाटर। तो यहाँ पे जो इट वर्ड जो दिख रहा है वो किसके लिए यूज हुआ है, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी। ओवर मतलब रिवर के ऊपर, जल के ऊपर, पानी के ऊपर। एंड द वंडरफुल विंड इज शेकिंग द ट्री। यहाँ पे बोल रहा है कि जो वंडरफुल विंड है, विंड मतलब वही हवच है, इज शेकिंग द ट्री, ट्री को वो कर रहा है, हिला रहा है। इट वॉक्स ऑन द वाटर, वॉक के ऊपर ये वॉक करता है। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, विंड आ जाएगा, है ना, यानी कि 3। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन द लाइन विद द वंडरफुल वाटर राउंड यू कर्ल्ड द वर्ल्ड। कर्ल्ड मीन्स, कर्ल का मतलब क्या हो रहा है, ऐसा बोलना है। तो यहाँ पे देखेंगे, आर्च, सराउंडेड, माउंटेड, टर्बुलेंट। तो कर्ल्ड का मतलब क्या होता है, कर्ल का मतलब होता है मुड़ा हुआ, यानी जो नदी है वो ऐसे मुड़ी हुई रहती है ना, ऐसे कर्ल। तो कर्ल का मतलब क्या हो रहा है, वाटर राउंड कर्ल्ड द वर्ल्ड कर्ल्ड मीन्स। तो यहाँ पे जो कर्ल है उसका मतलब है सराउंडेड, मतलब चारों तरफ, यानी कि ऑप्शन जो है 2 सही होगा। सराउंडेड मतलब चारों तरफ, चारों ओर। आर्द्र की बात करें तो आर्द्र का मतलब जो होता है वो होता है धनुषाकार, अलग आकार हो जाएगा। सराउंड का मतलब चारों तरफ ऐसे मुड़ा हुआ, नदी को ऐसे टाइप से बता रहे हैं, ठीक है। और माउंटेड का मतलब क्या हो जाता है, तो माउंटेड का मतलब होता है स्थापित, है ना। टर्बुलेंट का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंट का मतलब होता है एक तरह से अशांत या उपद्रवी, है ना। तो ये अलग है, तो इसका जो मीनिंग होगा वो होगा सराउंडेड। तो ऐसे कुछ कुछ वर्ड मिलेंगे जो आप बना सकते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप ऐसे ही, अगर आपकी वोकेबलरी आपकी अच्छी है तो बना सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द। इस पोएम में जो कवि है वो किसे डिस्क्राइब करता है, द अर्थ, इट प्रेजेंट द एंड पास्ट, द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन द अर्थ, ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ अर्थ एंड लाइफ एंड इन द सिटीज। तो अगर आप इसे रीड करेंगे अच्छे से, ध्यान से, तो किसके बारे में है, ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड विद द वंडरफुल वाटर राउंड एंड कर्ल। कुल मिला के ब्यूटीफुल वर्ल्ड के बारे में बता रहे हैं ना, वर्ल्ड को ही ये यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो
ये प्रेजेंट पास्ट नहीं, ये अर्थ प्लांट्स ग्रो ऐसा नहीं, यहाँ पे ब्यूटी को दिखाया जा रहा है, ब्यूटी एंड वास्टनेस ऑफ अर्थ को। तो अगर आप एक बार रीड किएंगे करे रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसके बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट में ये है द विंड इन द पोएम टॉक्स टू। जो विंड है वो किससे बात कर रही है, बताइए। जो पवन है, हवा है, पवन है, वो किससे बात कर रही है। तो विंड वाला जो भाग है वो किस में है, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो विंड वाला जो पार्ट हो गया, यहाँ पे दिखा था विंड, और बात के बारे में, हाँ यहाँ पे देखिए द विंड इज शेकिंग द ट्री, इट वॉक्स ऑन द ट्री एंड वेल्स द मिल्स एंड टॉक्स टू इटसेल्फ। दिखा रहा है ना, टॉक्स टू इटसेल्फ, किससे बात कर रहा है, अपने आप से, स्वयं से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, द विंड इन द पोएम टॉक्स टू इटसेल्फ। ट्रीज नहीं होगा, क्लाउड्स नहीं होगा, हिल्स नहीं होगा, अपने आप से बात कर रहा है, बात कर रही है ना, यानी ऑप्शन ए सही है। तो बहुत ही आसान है पोएम को सॉल्व करना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन 1 and 4। अब हमें फिगर्स ऑफ स्पीच देखना है, फिगर्स ऑफ स्पीच 1 and 4 में। तो चलिए देखते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच 1 and 4 में। फर्स्ट लाइन क्या है, द ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड, द ग्रेट वाइड वंडरफुल वर्ल्ड, द ग्रेट वाइड ब्यूटीफुल वंडरफुल वर्ल्ड। यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ना एक वर्ड का एक लेटर का रिपीटेशन हो रहा है, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, व। और जब किसी काव्य में, किसी लाइन में एक ही लेटर का रिपीटेशन हो, है ना, एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का रिपीटेशन वर्ड के शुरू में होता है ना, तो वहां पे होता है अनुप्रास अलंकार। जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें, च च च च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार होता है ना, वही होता है। तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार को बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में एलिट्रेशन। द रिपीटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स, दैट्स कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जो वर्ड, जो शब्द है ना, शब्द के शुरू लेटर में एक ही व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट वर्ड लेटर का ना बार बार रिपीटेशन होता है, तो ये एलिट्रेशन हो जाएगा। और फोर्थ कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4। वर्ल्ड, ये वाला, वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, द वंडरफुल एयर इज ओवर मी, ये वाला लाइन, ये वाला, ठीक है। वर्ल्ड यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया को बोल रहे हैं यू आर ब्यूटीफुली ड्रेस्ड, मतलब तुम बहुत सुंदर से ड्रेसअप किए हुए हो, पहने हुए हो कपड़ा वगैरह। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों, जो पहनने का काम है, ड्रेस वगैरह पहनने का काम कौन करता है, इंसान करता है ना, ह्यूमन बीइंग करता है ना। और यहाँ पे किसको बताया जा रहा है कि आप बहुत सुंदर तरीके से ड्रेसअप किए हुए, पहने हुए हो, वर्ल्ड को। यानी जब हम निर्जीव लोगों को, निर्जीव चीजों को, यानी प्राकृतिक कोई भी निर्जीव है उसको हम इस तरह से शो करते हैं कि वो ह्यूमन की तरह एक्टिविटी कर रहा है, चाहे सो रहा है, पहन रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है, यानी हम जो इंसान जो भी एक्टिविटी करते हैं उसी एक्टिविटी को दूसरे निर्जीव चीजों को करते हुए दिखाया जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है, मानवीकरण अलंकार, हिंदी में। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं, पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो दो अलंकार मैंने बता दिया, अलिट्रेशन एंड पर्सोनिफिकेशन, और दो ही है यहाँ पे। तो देखिए अलिट्रेशन और पर्सोनिफिकेशन, ये वाला थर्ड वाला सही हो जाएगा, है ना। अलिट्रेशन मतलब एक ही लेटर का रिपीटिशन, और पर्सोनिफिकेशन मतलब ह्यूमन एक्टिविटी को किसी निर्जीव लोगों को, निर्जीव चीजों को करते हुए दिखाना। एनाफोरा जो होता है ना, वो क्या होता है, इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड होता है, लेटर नहीं, इसमें लेटर होता है लिटरेशन में, इसमें रिपीटिशन ऑफ वर्ड होता है, एक ही वर्ड बार बार आता है। जैसे आई केम, आई सा, आई डांस्ड, ऐसे एक ही आई वर्ड आएगा, ठीक है, एक ही वर्ड आएगा या एक ही फ्रेज बार बार रिपीट होता है। बस पर्सोनिफिकेशन मैंने बता दिया, अलिट्रेशन भी बता दिया। मेटाफर में क्या होता है ना, इसमें कंपेरिजन होता है दो चीजों के बीच में। कंपेरिजन मतलब जैसे मैं आपको, आपकी ताकत को देखा, आप बहुत पावरफुल हो, तो मैं क्या बोल दूंगा, यू आर लायन, मैं बोल दूंगा तुम लायन हो, तुम शेर हो, यू आर द लायन, यहाँ पे द लगा देते हैं, ठीक है, यू आर द लायन, तुम तो शेर हो। तो यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, इंसान को डायरेक्ट मैंने क्या बोल दिया, लायन बोल दिया। तो कंपैरिजन जहां पे होता है, जिसमें हम किसी को कुछ भी बोल देते हैं,
अरे वो तो गाय है, एकदम ज्यादा शरीफ रहता है उसको बोलते अरे वो तो गाय है, शी इज काउ। तो वहां पे मेटाफर होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा ब्रिलियंट है तो हम बोल देते हैं ना ये अरे ये तो भाई अलग ही है, मतलब कुछ भी बोल देते हैं, ये तो स्वामी विवेकानंद जी है, ऐसा। तो वो होता है मेटाफर। एक होता है सिमली, ये सिमली। सिमली में ना, सिमली और मेटाफर में थोड़ा अंतर रहता है। सिमली में ना हम दो वर्ड का यूज करते हैं, लाइक या फिर एज का। जैसे कि अभी मैंने जो एग्जांपल बताया, यू आर द लायन, इसी को मैं ऐसा बोल दूंगा जैसे यू आर लाइक अ लायन या द लायन, ऐसा करके मैंने बोल दिया। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, वर्ड लाइक, तो यहाँ पे ना सिमली हो जाएगा, ठीक है, सिमली। तुम ना शेर के जैसे हो, या तुम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू आर एज पावरफुल एज द लायन, यू आर एज पावरफुल, उसके बाद लिखेंगे एज द लायन, ठीक है, ये समझ जाना, LION। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एज का यूज किया। तो कई बार हम बोल देते हैं वो तो चांद के जितना सुंदर है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो बोलते हैं ना वो तो चांद के समान सुंदर है, सी इज एज ब्यूटीफुल एज द मून। तो यहाँ पे ना हम कंपैरिजन तो करते हैं, लेकिन वहां पे एज या फिर ना लाइक का यूज करते हैं, जैसा ऐसा के सेंस में। और मेटाफर में ना डायरेक्ट हम बोल देते हैं, अगर कोई बहुत ज्यादा सुंदर है तो बोल देंगे अरे वो तो चांद है, चांद, ऐसा, समझ रहे ना। सिमिली में ना लाइक या एज यूज करेंगे, इसमें भी कंपैरिजन होता है, लेकिन लाइक या एज वर्ड यूज करेंगे। और मेटाफर में क्या होता है, डायरेक्ट हम सीधा बोल देते हैं यू आर द लायन, तुम लायन के जैसे नहीं, तुम लायन हो, तुम शेर हो, वो चांद के जितना सुंदर नहीं, वो तो चांद है, चांद, ऐसा, समझ रहे ना। तो ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, लिस्ट द 3 डिफरेंट थिंग्स इन स्टैंजा 3 फाउंड ऑन अर्थ दैट मेक्स इट ग्रेट। अब यहाँ पे लिस्ट बनाना है, 3 डिफरेंट थिंग है स्टैंजा 3 में, और उसमें हमें देखना है कि फाउंड ऑन अर्थ, अर्थ को कौन कौन चीजें जो रिमार्क करता है। तो अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या क्या चीजें आ सकती है, देखिए, रिवर, गार्डन्स, क्लिप्स, आइसल्स, ओशंस, पीपल, वेट फेल, ट्रीज, विस्पर, स्वीटिस, ग्रास, मिल्स। तो एक बार हम रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। रिवर, गार्डन्स वगैरह है कि नहीं है, उसे हमें देखना पड़ेगा। तो देखिए, रिवर, गार्डन वगैरह दिखाई दे रहा है कहीं पे स्ट्रेंजर 3 में ना, स्ट्रेंजर 3, यहाँ पे स्ट्रेंजर 3। तो यहाँ पे अगर हम रीड करेंगे अच्छे से तो हमें मिलेगा रिवर, गार्डन। देखिए शुरू से देखते हैं, वीट फील्ड्स, फील्ड दिखा, हाँ यहाँ पे रिवर दिखा, रिवर है ना, गार्डन्स दिखा, ये भी गार्डन, ये गार्डन दिखा, रिवर दिख गया, क्लिप्स दिखा, है ना, और सीक्वेंस से देखेंगे, आइसल्स भी दिखा, और क्या दिखा, थाउजेंड्स ऑफ मिल्स। तो देखिए रिवर, गार्डन्स, क्लिप्स, आइसल्स। तो अगर देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में तो क्या है, रिवर्स, गार्डन्स, क्लिप्स, दिख गया ना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 1 जो है ना वो हमारा सही हो जाएगा, रिवर्स, गार्डन, क्लिप्स। आइसल्स, ओशंस, पीपल ये तो नहीं है, वेट फील्ड, ट्रीज, विस्पर नहीं है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। सो इस तरह से दोस्तों आई होप कि आपको ना आज की जो सारी चीजें हैं, कैसे हम अनसीन पोएम को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन के आंसर खोज सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच यानी अलंकार को भी अच्छे से समझा दिया, जो जो अलंकार इसमें दिए हुए थे। आई होप कि आपको आज की जो वीडियो है काफ़ी अच्छे से पसंद आई होगी। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।